अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में टॉपिक है हमारा टेलर्स फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने ये सीखा कि आप किस तरह अपने वर्कफोर्स को, पर्सनल्स को या वर्कर्स को मैनेज कर सकते हैं। हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, हाउ यू कैन इम्प्रूव organizational efficacy, organizational output, or how you can achieve organizational goals on the basis of 14 principles by presented by Henry Fayol. Now our next topic is that how you can improve or how you can achieve organizational goals by following scientific management principles. तो यहाँ फेडरिक टेलर ने फोर प्रिंसिपल्स दिए जो कि साइंटिफिक फिलॉसफी को या माइंडसेट को बेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फ्रेडरिक विंस्लो Teller started his career as a mechanist in 1875. He studied engineering in an evening college and rose to the position of chief engineer in his organization. He invented high speed steel cutting tools and spent most of his life as a consulting engineer. तो ये कोई बिजनेस स्टडीज ये बिजनेस मैन नहीं था, इसने कोई बिजनेस स्टडीज नहीं नीड नहीं थी इसकी। ये एक इंजीनियर था और जो प्रिंसिपल्स दे रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दे रहा है। Frederick Winslow Teller 1856 to 1915 is a called father of scientific management। हमने हेनरी फ्योल को जब डिस्कस किया तो हमने कहा था फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, क्लासिकल मैनेजमेंट। तो जो फ्रेडरिक टेलर है ये बेसिकली known as the father of scientific management. His experience from the bottom most level in the organization gave him an opportunity to know at first the problems of the workers। क्योंकि इसने लोअर लेवल पे काम किया था, जैसे हम टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा लोअर लेवल के साथ रहा है। तो वहाँ इसने लोगों के प्रॉब्लम्स देखे, वर्कर्स के इश्यूज देखे, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज देखे। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसने फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, इसीलिए इन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। Taylor's principal concern was that the increasing of efficiency in production not only to lower cost and raise profit but also make possible increased pay for workers through their higher productivity। तो ये प्रिंसिपल कहाँ बेस कर रहे हैं कि आप देखिए, हम जो भी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो वर्कर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट से रिलेट कर रहे हैं कि जब आप ज़रूरी आप कैसे वर्कर्स प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव किए जा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि आप चाहते हो कि कास्ट कम से कम हो। कास्ट मीन्स आपके खर्चे कम से कम हो, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का वेस्ट ना हो, खर्चा कम हो, वर्कर्स को कम वेजेस देनी पड़े, फैक्ट्री फ्यूल के, लाइटिंग के खर्चे ये सारे कम हों, एक्सपेंसेस कम हों। तो एक काम आप ये भी चाहते हैं, साथ आप मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉफिट्स भी अच्छे हों, और साथ भी अगर ये चाहते हैं उसके साथ साथ आप चाहते हैं कास्ट कम हो, प्रॉफिट बेस्ट हो, मैक्सिमम हो, तो फिर आप वर्कर्स को हायर प्रोडक्टिविटी के लिए वर्कर्स की पे पॉसिबल इंक्रीज पे आप दें, बेस्ट पे पैकेजेस दें। जैसे हमने कहा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये बेस कर रहा था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय जो टेलर ने दी। टेलर saw productivity as the answer to both higher wages and higher profit। तो टेलर ने ये यहाँ डिक्लेयर किया कि प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी जो है वो हायर वेजेस से और हायर प्रॉफिट से ही है। जब आप वर्कर्स को अच्छी वेजेस देंगे, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे आपके, तो आप अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। आप अब आज आप देखते हो कि जहाँ वर्कर्स को अच्छे पैकेजेस दिए जाते हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हें कंपनसेट किया जाता है, तो वहाँ अच्छा आउटपुट आता है, वहाँ अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है, वहाँ आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सिक्योर फील कर रहा होता है
वो उसको वो कंपनसेशन मिल रही होती है जो वो उसे चाहिए, जो ज़रूरी है उसके लिए, जो आउटपुट दे रहा है वो उसका, उसको जब बेनिफिट मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, तो अच्छा परफॉर्म करता है। ही बिलीव दैट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इंस्टेड ऑफ कस्टम्स एंड रूल ऑफ थंब could yield this productivity without the expenditure of more human energy or effort. तो यहाँ टेलर ने कहा, टेलर ये यहाँ उसका माइंडसेट रहा कि आप साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करें, आप न्यू मेथड, न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करें, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को अप्लाई करें, इंस्टेड ऑफ कस्टम्स एंड रूल ऑफ थंब, जो आपके ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो 10 सालों से आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, या आपके जो कंपेटिटर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में जो मेथड्स रूल्स चल रहे हैं आप उन्हीं पे चल रहे हो। जैसे आज टेक्नोलॉजी, आप देखते हो कि ग्लोबलाइजेशन है और हम टेक्नोलॉजी को ना तो एजुकेशनल सेक्टर में इम्प्लीमेंट करते हैं, ना ही सर्विस सेक्टर में इम्प्लीमेंट करते हैं, ना ही हेल्थ सेक्टर में इम्प्लीमेंट करते हैं, ना ही बैंकिंग सेक्टर में हम आज तक इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो आज अब देखें कि बैंकिंग सेक्टर में ऑनलाइन बैंकिंग तो है लेकिन उसकी यूजेज नहीं है, कस्टमर कंजम्पशन, कस्टमर अवेलेबिलिटी नहीं है, फिजिबिलिटी नज़र नहीं आती। तो आप साइंटिफिक मेथड्स को तो यूज़ ही नहीं कर रहे, मैनेज कैसे होंगे फिर? हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे चल रहे हैं अभी तक। अब देखें, हम स्टार्ट कर लेते हैं फोर्थ प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल जो दिया गया वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि आप जब आप ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करेंगे, जब आप ओल्ड मेथड को, कस्टम को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन रन करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर जो न्यू ब्लड है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू स्किलफुल वर्कर्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को आप अडॉप्ट नहीं कर पाते, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू थ्योरीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो फिर आप जहाँ और डेवलप या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या आपके कंपेटिटर्स या ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीनेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड कर रहे होती हैं, वहाँ आपका बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकता। आपका बिजनेस फिर उस जुरिडिक्शन में या उस सर्कल में कहीं भी डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता जहाँ एक वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड कर रही है जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करती है, जो न्यू टेक्निक्स को फॉलो कर रही है, जो न्यू अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्ट्रक इन सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क, रादर वी शुड बी constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker. Replace rule of thumb work method with methods based on scientific study of tasks. जैसे आप साइंटिफिक स्टडीज़, आप प्योर साइंसेस से रिलेटेड आपकी स्टडीज़ हैं, तो आप कोई भी मेथड अगर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ये मेथड अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी आ सकती है, तो अगर ऐसा मेथड इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रेडिशनल या एक कस्टम रिलेटेड मेथड्स को हटा दिया जाए, तो एक अच्छा आउटपुट आ सकता है। और ये था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। जो सेकंड प्रिंसिपल दिया टेलर ने वो था हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अच्छा देखिए, अब हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में हम कह सकते हैं कि हम आंगी हो, इख्तलाफ ना हो, अगर इख्तलाफ हो भी सही ऑर्गेनाइजेशंस में, डिस्कार्डनेस हो भी सही अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो रेवोल्यूशन के लिए हो, वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स के लिए हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के हक में हो वो चीज़, वो डिस्कार्ड, वो आप कह सकते हैं कि वर्कर कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट्स इंडिविजुअल हों, कन्फ्लिक्ट्स जस्ट फॉर सेल्फ सेक हों, तो फिर आप देखते हो कि वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस गोल अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो आप हमेशा देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप वो हो सकता है जो कह रहा होता है कि डिससेटिस्फाइड होता है हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी मैनेजमेंट से, रिसोर्सेज से, बेनिफिट से, वेजेस से, सैलरी से, तो वो हमेशा डिसक्वालीफाइड रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है।
और एक ये भी हो सकता है ग्रुप जो कहता है कि मैं ओवरबर्डन हूँ, मुझे ज़्यादा टास्क दिए गए हैं, मुझे ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं और मेरे पैकेजेस उतने नहीं हैं। पैकेज अगर ज़्यादा भी होता रहे लेकिन वो फिर साथ ओवरबर्डन फील करता है कि मुझ पे बर्डन ज़्यादा है जॉब्स का। तो यहाँ से आप देखते हो कि डिस्कार्डनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हारमनी हो ऑर्गेनाइजेशन में। ये सेकंड प्रिंसिपल दिया गया कि there must be harmonization within the workers or within the organizational environment, कि organizational environment जो है वहाँ हारमनी हो, हार्मोनाइजेशन हो। तो ये हम सेकंड प्रिंसिपल देख रहे हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग एंड आर पेड अननेसेसरली, कि आपके वर्कर्स जो हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो उनका राइट है वो दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है, जो बेनिफिट्स उन्हें ज़रूरत हैं वो देने चाहिए, और नेसेसरी अननेसेसरी नहीं है ये। और जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस ये देख रही होती हैं, ये अप्रोच होती है कि अगर कोई बेनिफिट दिए जाएँ, कोई अलाउंसेस दिए जाएँ या बोनसेस दिए जाएँ, तो ये अननेसेसरी हैं वर्कर्स के लिए या किसी ख़ास लेवल के लिए, लोअर लेवल के लिए, मिडल लेवल के लिए। तो वहाँ आप देखते हो कि डिस्कार्डनेस शुरू हो जाती है। So, as per these principles, such an atmosphere should be created in organization that labor, the major factor of production, and the management consider each other indispensable. Taylor has referred to such a situation as mental revolution. Taylor firmly believed that the occurrence of mental revolution would end all conflicts between the two parties and would be beneficial to both of them. Scientifically select, train, and develop each worker rather than positively leaving them to train themselves. यानी आप लोगों को, जैसे मैंने कहा ना कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी जिसे कहा जाता है, कि आप वर्कर्स को क्या कर रहे हैं कि आप अगर वर्कर आपका कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, डिस्कॉर्डनेस क्रिएट हो रही है, इख्तलाफात क्रिएट हो रहे हैं, और आप वर्कर्स को छोड़ रहे हैं कि जो हो रहा है होने दें, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं हम उन्हीं पे स्टैंड करेंगे, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं हम उन्हीं पे स्टैंड करेंगे, और इससे स्ट्राइक्स बढ़ना शुरू हो जाएँ, वर्कर स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाएँ, फैक्ट्री बंद हो जाए, मिल्स बंद हो जाएँ, ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑफ होना शुरू हो जाए। तो ये यहाँ से ये तो डिस्कार्डनेस है जो कन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज कर रही है, ग्रीवियंसेस जो हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हार्मनी अगर हो, यहाँ हार्मोनाइजेशन हो, मेंटल रेवोल्यूशन हो, कि आप जो चाहते हैं, आपको आप जो सजेस्ट करना चाहते हैं, और आपको राइट हो, आपको इतना अप्रोचेबल किया जाए, और अपनी आप जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सके। और हम यही बात डिस्कस कर चुके हैं हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स में, कि जो आप करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी अगर दी गई है, रिस्पॉन्सिबल किया गया है, और आप कुछ न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स, या आप यूनिटी ऑफ कमांड पे हमने जैसे बात की, तो मेंटल रेवोल्यूशन हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। और जहाँ मेंटल रेवोल्यूशन होती है, जहाँ आपको सुना जाता है, जहाँ आ, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उसको पार्ट बनाया जाता है पॉलिसीज़ का, अगर बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इसी तरह सेकंड लास्ट है कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म नज़र आता है, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। कुछ लोगों को फेवर किया जाता है, कुछ लोगों को बेनिफिट दिए जाते हैं, या आपके अब बाइस्ड सिस्टम होते हैं, बाइसेस क्रिएट हो रहे होते हैं, मेंटल जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी मेंटेलिटी प्रिवेल कर रही होती है जहाँ इक्वालिटी नज़र नहीं आती। तो कॉपरेशन होना ज़रूरी है। तो कॉपरेशन होगी जब कॉपरेट करेंगे वर्कर्स के साथ, आप वर्कर्स, मैनेजर्स वर्कर्स के साथ कॉपरेट करेंगे, जहाँ लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंटेड हों, वहाँ आप देखते हो कि फेवरेटिज्म ना हो, नेपोटिज्म ना हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रिवेल करती हैं।
According to these principles, all the activities done by different people must be carried on with a spirit of mutual cooperation. Taylor has suggested that the manager and the workers should jointly determine standards. This increases involvement and thus, in turn, increases responsibility. In this way, we can expect मेरिकल्स रिजल्ट्स। तो यहाँ से मेरिकल रिजल्ट्स आते हैं, जहाँ जहाँ से वो आउटपुट मिलता है जो आपके एस्टिमेट्स ही नहीं होते। आप वो अचीवमेंट्स कर जाते हैं जो अचीवमेंट्स आपके स्टैंडर्ड्स का, आपके बजट्स का, आपके एस्टिमेट्स का, आपके प्लान्स का पार्ट ही नहीं होता। जब आप वर्कर्स के साथ कॉपरेट करें और फेवरेटिज्म नेपोटिज्म ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट टर्म प्रिंसिपल जो देख रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. A proper arrangement of everybody's training should be made. It should also be taken care that each individual should be allotted work according to his ability and interest. Such a caring attitude would create a sense of enthusiasm among the employees and a feeling of belonging बिलोंगिंग्स टू। हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दें, वर्कर्स को ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेमिनार्स, स्पॉन्सरशिप्स प्रोवाइड करें, तो वहाँ से आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी, प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव होती है। न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू स्किल्स की तरफ आप वर्कर्स को ले जाएं, तो आपको वर्कर्स सिक्योर फील करते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो आपको वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वर्कर्स एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल इंप्रूव होगी, वर्कर्स गुडविल रेपो इंप्रूव होगी। तो हमने लास्ट जो प्रिंसिपल लिया वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। आप हर एक वर्कर की डेवलपमेंट पे काम करें, उसकी ग्रोथ पे काम करें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेमिनार सेशंस अलाउ किए जाएं, वर्कर्स को पार्ट बनाया जाए ऐसे सेमिनार्स का, वर्कर्स ट्रेनिंग पे फोकस किया जाए। तो यहाँ से भी इजीली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज सक्सेसफुली मैनेज हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबली मैनेज हो सकते हैं। ये हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे जो कि जिनको टेलर प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है।